हेलो एवरीवन, अक्का डिजिटल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 9। आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 8 मई हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए 8 मई हमारा सही ऑप्शन है। 8 मई को प्रत्येक साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, थैलेसीमिया में होता क्या है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, ठीक है। और ये जो लाल रक्त कण होते हैं ना, ये काफ़ी नॉर्मल से काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं, उनका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है लाल रक्त कण का। और ये जो रोग है थैलेसीमिया, ये काफ़ी हानिकारक रोग है। अच्छा, 1 मई को देखते हैं। 1 मई को क्या था? लेबर डे था, राइट। 7 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? 7 मई को राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाते हैं। 5 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 5 मई को इस साल 2020 में हम लोगों ने विश्व अस्थमा दिवस मनाया था, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस मनाया था। अच्छा, अस्थमा दिवस क्या प्रत्येक साल 5 मई को मनाते हैं? ऐसा नहीं है। प्रत्येक साल मई महीने के प्रथम मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। सौभाग्यवश इस बार 5 मई को मई महीने का प्रथम मंगलवार था। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का हमारा थीम क्या है? थीम 2020 क्या है? द डॉइंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरापीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। ये हमारा थीम है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व को समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ष 1994 से हर साल मनाया जा रहा है। तो प्रथम बार थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? 1994 को। 1994 को। इसके अलावा इस दिन थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के लिए कई विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य आम लोगों, रोगी संस्थाओं, लोक प्राधिकरणों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उद्योग के प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोग की रोकथाम, प्रबंधन या उपचार से संबंधित एक विशेष विषय पर विचार विमर्श का बढ़ावा देने के साथ साथ कार्यों को भी बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। वर्तमान में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर 27.1 पहुंच चुका है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर 27.1% हो गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों बेरोजगारी दर बढ़ी है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 20.88% से बढ़कर 26.16% हो गई है। ग्रामीण आबादी की मदद करने के लिए भारत सरकार मनरेगा को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि की गई है। साथ ही झारखंड जैसे कई राज्य इस तरह के उपायों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र की तमाम गतिविधियों के बीच कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा है क्योंकि इसे लॉकडाउन से छूट दी गई है। 20 अप्रैल 2020 के बाद लगभग 5.8 मिलियन किसान काम पर लौट आए। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम FCI और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड रबी फसलों की खरीद के लिए भी कार्यरत थे। हमारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो CMIE है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये इनके द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। अच्छा, CMIE के बारे में और भी चीज़ जान लेते हैं हम लोग। इसकी स्थापना एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में 1976 में की गई। 1976 में की गई। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE प्राथमिक डेटा संग्रहण, विश्लेषण और पूर्वानुमानों द्वारा सरकारों, शिक्षाविदों, वित्तीय बाजारों, व्यावसायिक उद्यमों, पेशेवरों और मीडिया सहित व्यापार सूचनाओं उपभोक्ताओं के पूरे स्पेक्ट्रम को सेवाएं प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने डैश डैश के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना आरंभ किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
रोचक प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। और ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन ए गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना आरंभ कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उपप्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग इन क्षेत्रों का मौसम पूर्वानुमान भी जारी करेगा। इसमें लद्दाख की बदली हुई स्थिति को भी दर्शाया गया है। साथ ही इसके माध्यम से पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी दिया गया है। यह इलाके भारत का अभिन्न अंग हैं और इनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बदलाव पाकिस्तान सरकार द्वारा हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करने के निर्णय के बाद आया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में कार्यवाहक सरकार स्थापित करने और प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। अच्छा, जब मौसम विभाग की बात हो रही है दोस्तों, तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान की सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रखने का फैसला किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। अभी उन्होंने अपना मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखा है। इसके पहले क्या उनका मुद्रा का नाम था? रियाल। ऐसा क्यों किया? मुद्रास्फीति के कारण किया। अच्छा, कुवैती दिनार कहाँ का मुद्रा है? कुवैती दिनार कुवैत का मुद्रा है। रुपीज आपको पता ही है भारत का है। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को टोमान में बदला जाएगा, जिसमें एक टोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। रियाल से 4 जीरो हटाने की बातें साल 2008 से चल रही थी, लेकिन इसको मजबूती साल 2018 में तब मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को मानने से इनकार कर दिया और इस पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि वर्तमान में रियाल अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू खो चुका है। ईरान में कमज़ोर करेंसी और उच्च मुद्रास्फीति की वजह से साल 2017 में देश भर में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए थे। ईरान की बात हो रही है दोस्तों, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान। अच्छा, ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ईरान के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। अगला प्रश्न, चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है, लॉन्ग मार्च 5V। लॉन्ग मार्च 5V हमारा सही ऑप्शन है। अच्छा, मॉ-1 ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, मॉ-1, ये चाइना का पहला सैटेलाइट था। चाइना का पहला सैटेलाइट का क्या नाम है? मॉ-1। और चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V, ये लॉन्ग मार्च का सीरीज ही है, इसमें लॉन्ग मार्च 5V को चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया है। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट मार्च 5V को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट बेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है, जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है और इसकी तुलना नासा के विशाल अंतरिक्ष ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। इसके अलावा यह रॉकेट लॉन्च चीन को टियानगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में सहायता करेगा। टियानगोंग चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल डैश और डैश मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया। तो हमारा ऑप्शन पहला ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि
देता है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध का 75वां वर्षगांठ है। ये जो 2020 है, ये वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध का 75वां वर्षगांठ है। इस दिन को साल 2004 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन को साल 2004 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने गैर सरकारी संगठनों, अपने सदस्य देशों, अन्य संगठनों से आग्रह किया कि वे 2010 में पारित किए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से इस दिन को मनाएं। हालांकि इस तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का आधिकारिक अंत नहीं माना जाता है, क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 तक आत्मसमर्पण नहीं किया था। जापान ने कब तक आत्मसमर्पण नहीं किया था? 15 अगस्त 1945 तक। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी, उसका नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। अच्छा, समुद्र सेतु क्या है? समुद्र सेतु प्लान है, जिसमें भारतीय नेवी, ये परियोजना है जिसमें भारतीय नेवी मालदीव वगैरह देशों से जो वहाँ हमारे नागरिक फंसे हैं उनको लाने का काम करेगी। तो ये नेवी का जो मिशन है उसका नाम है समुद्र सेतु। इसमें वो मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाएंगे। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विशेष फ्लाइट संचालित की जाएगी। हालांकि पहले हफ्ते में 15 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। कई एजेंसियों के सहयोग से चलाए जाने वाले वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानें ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, सऊदी अरब, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को भेजी जाएगी। इन विशेष फ्लाइट्स में 200 से 300 यात्रियों के ही बैठने की इजाज़त दी जाएगी। अर्थात इन विशेष विमानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। विदित है कि खाड़ी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक लोगों ने वहां से निकलने के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन अभी फिलहाल उन्हीं लोगों को वापस लाया जाएगा जिनका वीज़ा खत्म होने वाला है। चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति या निर्वासन का संभावना जैसे अत्यावश्यक कारण है। अधिकारियों के अनुसार खाड़ी देशों में 10,000 से अधिक भारतीयों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला है, जिनमें से 84 की मौत हो चुकी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया, क्या नाम है उनका? दिया मिर्जा। ऑप्शन ए सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी हैं। मिर्जा गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेगी। गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाने, लोगों को साथ लाने जैसे जागरूकता पैदा करना आदि कार्य करते हैं। उनकी सेवा की अवधि 2 साल की होती है। UNEP के तहत गुडविल एम्बेसडर को भुगतान नहीं किया जाता है। हालांकि उन्हें प्रति वर्ष $1 का प्रतीकात्मक भुगतान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सभी यात्रा भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी